वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 9 जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो हम बात करते हैं पहले कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ें तो एक होता है बायो, दूसरा होता है टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी बायोलॉजिकल चीज़ को मॉडिफाई करना या फिर डेवलप करना या बनाना, उसको बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। सो इसमें हमारे पास ऐसी टेक्निक्स आएगी जिसमें हम बायोलॉजी होगी, जिसमें साथ में टेक्नोलॉजी होगी। ठीक सॉरी, कुछ मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम जो बायोलॉजिकल चीज़ें उनको मॉडिफाई करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, तो मैं इसको 2 वीडियोस में कवर कर लूँगी, बट इसको जो है इस पे खास ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है एकदम बेस है एक बहुत बड़े ब्रांच के लिए, जिसको बायोटेक या फिर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच बोला जाता है। ठीक, सो ये बहुत बड़ी ब्रांच है रिसर्च की। एक्चुअली मेरा जो बीएससी है और एमएससी जो है वो इसी ब्रांच से हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी से। तो मैं जो है बता रही हूँ कि ये जो ब्रांच है बहुत इंटेलिजेंट, ये जो ब्रांच है बहुत अच्छी है। आगे आने वाले टाइम में जो है इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और ये मतलब बहुत यूज़फुल चीज़ है देखा जाए तो। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। So biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी टेक्निक्स के साथ डील करती है जिसमें यूज़ किए जाते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म से। और क्या प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाया जाता है किसी प्रोसेसेस से जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल है। जैसे कोई भी डिजीज़ है, डिजीज़ के लिए ड्रग ढूंढना, वैक्सीन ढूंढना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बायोटेक में आती है। और ऑब्वियसली कुछ फूड की चीज़ें होती है जो माइक्रोब्स वगैरह से बनाई जाती है, वो भी। सो इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है जैसे कर्ड, ब्रेड और वाइन, जो कि माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस है, कुड ऑल्सो बी थॉट एज फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भी बायोटेक्नोलॉजी का एक फॉर्म है। सो हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, अभी तक जो है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड इसमें यूज़ किया जाता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। रिफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेस विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू अचीव द सेम ऑन लार्ज स्केल। इसमें क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियाज हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनको मॉडिफाई किया जाता है उनके जीन्स में, इवन मतलब डीएनए के जो जीन्स होते हैं उनमें कुछ चेंज ला करके उनको मॉडिफाई करके उनको यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पे हमारे खुद के फ़ायदे के लिए। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस या फिर टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारी दूसरी प्रोसेस है जिसको हम नीचे पढ़ेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। कहीं ना कहीं ये भी जो बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, किसी भी जीन को सिंथेसाइज करना और उसको यूज़ करना। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन बनाना, या फिर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, या फिर कोई अगर डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करना। ये सारे पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, सो जीन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में जीन्स, डीएनए वगैरह ये सब पढ़ा है। तो बेसिक जो है तुमको डीएनए, जीन्स और हेरिडेटरी मटेरियल और इन सब चीज़ों का तो बेसिक नॉलेज होगा ही। ठीक है, ये मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। The European Federation of Biotechnology has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. देखो, जो यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसने बायोटेक की ये डेफिनेशन दी कि उसमें ट्रेडिशनल चीज़ें भी आती है। मतलब जैसे जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है बायोलॉजी की, जो हम लैब्स वगैरह में परफॉर्म करते थे, वो सारी चीज़ें। और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक है, मतलब जीन एडिटिंग वगैरह, जीन के साथ जो भी सारा मैनिपुलेशन करा जाता है, वो सारे अभी हमारे मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक का टेक्निक है। द डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलोज। उसने क्या डेफिनेशन दी है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ
एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो, इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिजम्स का, उनकी सेल्स का, उनके पार्ट्स का, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का, ताकि वो क्या हम क्या प्रोड्यूस कर सके, प्रोडक्ट्स बना सके और कुछ सर्विसेज कर सके। ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट्स हमारे काम आए, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। फिर आते हैं इसके प्रिंसिपल्स पर कि इसके बायोटेक के प्रिंसिपल्स क्या है। सो अमॉन्ग मैनी द टू कोर टेक्निक्स जो है दैट इनेबल्ड बर्थ टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर। बायोटेक में दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। पहला तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब होता है जीन, इंजीनियरिंग का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज़ से को मतलब जीन से बनाना। कुछ भी हो सकता है, एक जीन से तुम डिफरेंट जीन बनाओ, या फिर हो सकता है उसी जीन को जो है चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो। तो ये आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री को हम अल्टर कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, सो टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम क्या कर रहे हैं, डीएनए आरएनए में चेंज ला करके फिर उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में वो फिनोटाइपिक चेंज आ रहा है। ठीक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो रहा है। फिर आते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स एक्सेट्रा। अब आते हैं, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, जीन्स के साथ कुछ भी करना। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करें हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में, लार्ज स्केल पे यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे उनको ग्रो किया जा रहा है, और उनके जो है उनकी मदद से हम एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम्स बना रहे हैं। ठीक, ये सब आता है अंडर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। So let us now understand the conceptual development of principles of genetic engineering. अब genetic engineering के principles देखते हैं. So you probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. देखो, हम तो यही जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है वेरिएशंस के लिए। ठीक, सो वेरिएशंस करवाता है। ओके, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स थोड़े सिमिलर होते हैं पेरेंट्स और थोड़े डिफरेंट होते हैं प्रोजेनी बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस, और फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप, या फिर उससे जो है जेनेटिक सेटअप का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक मिनट। सॉरी, हाँ, बीच में थोड़ा सा पेन बंद पड़ गया था। ठीक, सो हम कहते हैं हम थे वेरिएशंस पर। ठीक, वेरिएशंस होते हैं एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप, जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक सेटअप में कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस आते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए और पॉपुलेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल में जो है वो रोल परफॉर्म करते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रिजर्व्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो लेकिन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं एज इट इज़ जो है वो प्रिजर्व रहती है। सो वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। देखो, पहले के टाइम पे क्या है, प्लांट और एनिमल्स में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता था। सो वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद डिजायर्ड जीन्स। इस टाइम पे क्या होता था ना कि उनको उस टाइम पे ना हाइब्रिडाइजेशन वो करते थे, बट हाइब्रिडाइजेशन का इतना नॉलेज नहीं था। हाइब्रिडाइजेशन करने की वजह से जो जीन चाहिए वो तो जीन मल्टीप्लाई होती थी, लेकिन जो जीन नहीं चाहिए अननेसेसरली वो भी जीन कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होती थी और प्रोजीनी में जो है वो दिखती थी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का एक ये तरीका, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का एक ये डिसएडवांटेज है कि जो चाहिए वो तो आ रहा है, लेकिन जो नहीं चाहिए वो भी आ जाता है।
The techniques of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning, gene transfer, overcome this limitation and allows us to isolate, introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into target organism. देखो हम बात करते हैं, ये मान के चलो पूरा एक जीन का सेट है, सॉरी, मान के चलो ये पूरा जो है एक क्रोमोसोम, ठीक। सो एक क्रोमोसोम है पूरा ये, जिसके ऊपर कई सारे जीन्स लगे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बस जो है, जो मेरा प्रोजेनी हो उसमें सिर्फ ये वाला जीन जाए, जो ये मेरा डिज़ायर्ड जीन है, ये जो है सिर्फ यही जो है प्रोजेनी में पास ऑन हो जाए, ये वाला जीन, ठीक। मैं चाहती हूँ और ये जो सारे जीन्स है ये अपने प्रोजेनी के अपने खुद के जीन्स है, ये जो है ये, और ये जो है ये पेरेंट के जीन है, ठीक। जिसमें से मैं सिर्फ ये जीन चाहती हूँ कि इससे मेरा ये सिर्फ जीन जो है इसके यहाँ पे जो है वो जाके ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मैं इसका अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाऊँ, हाइब्रिडाइजेशन करवाऊँ या कुछ भी करवाऊँ, तो हो सकता है कि जो ये दूसरे वाले जो जीन्स है शायद ये भी इसके साथ आ जाए, हो सकता है, बिकॉज ये कंट्रोल नहीं है ना, तो ये हो सकता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास ये हो रहा है कि अगर एक हमारे पास ये जो है पूरा क्रोमोसोम है, ठीक, और हम चाहते हैं कि ये वाला जीन जो है सिर्फ यही वाला जीन उठ कर के यहाँ पे आ जाए, तो हम ये वाले जीन को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट्स लगाएंगे, इसको कट करके जो ये बीच, इधर से भी बीच को कट करके इसको यहाँ पे लाइगेट कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो ये काम चल रहा है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एक जीन को काटना एक जगह से और दूसरी जगह पे जाके उसको जोड़ देना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें जो जीन चाहिए, जो जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए प्रोजेनी में, हमें सिर्फ वही मिलेंगे, ठीक। तो इसमें कौन से प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर है। सो डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। फिर वो जो डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है उसका क्या होता है, क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी रेप्लिकेट करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, ठीक। सो मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन दी प्रोजेनी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो अगर सिर्फ नॉर्मल एक डीएनए का पीस डालेंगे तो वो खुद से कभी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, खुद से ना एमआरएनए बना पाएगा ना प्रोटीन बना पाएगा। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, जो डीएनए है ऑर्गेनिज्म में पहले से ही अपना उसको खुद का डीएनए होगा, उसके अंदर उसको एक प्रॉपर जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे उसको फिट करना पड़ेगा, ताकि जो है वो वाला प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके। सो डीएनए जो प्रोटीन या फिर एमआरएनए सिंथेसाइजिंग, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो मशीनरी होगी, कहीं ना कहीं एमआरएनए की बात करते हैं, सो एमआरएनए सिंथेसाइजिंग जो मशीनरी होती है सेल के अंदर, वो एक साथ पूरे स्ट्रैंड को जो है वो उसका एमआरएनए बना दे, अलॉन्ग विद दैट हमारा जो जीन है उसका भी बना देगी एमआरएनए। But when it gets integrated into genome of the recipient, it may multiply and be inherited along the host DNA. अगर हम हमारे होस्ट के डीएनए में उसको इंटीग्रेट कर देते जीनोम में, ठीक, अपना डीएनए, तो वो जो है उसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और वो इनहेरिट भी होता रहेगा, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो पास भी होता रहेगा। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। देखो जो एलियन पीस है, जो हमारा जो डिजायर्ड जीन है जो हमने निकाला था, अब वो क्या है, उसके दूसरे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका है, विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब वो खुद से रेप्लिकेट हो सकता है। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, जिसमें जो है रेप्लिकेशन इनिशिएट किया जाता है। सो देयर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, इट नीड्स टू बी द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो हर एक क्रोमोसोम, जैसे कि मान के चलो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में यहाँ पे क्या है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की वजह से जो इसके पास वाले जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे, मान के चलो इसके पास ये सारे जीन्स है, तो ये सारे जीन्स में क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो भी कहीं ना कहीं इस रीजन में फॉल करे, ताकि ORI के साथ वो भी रेप्लिकेट हो जाए, मतलब ORI से जैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा, रेप्लिकेट होकर के वो भी आगे आने वाली प्रोजेनी में, आगे आने वाली जनरेशन में पास होगा, ठीक।
सो दस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो उसको जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ लिंक किया जाता है, सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग, इसी को जो है क्लोनिंग बोला जाता है, या फिर मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, किसी भी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना उसको क्लोनिंग बोला जाता है। ठीक, इसको याद रखना, क्लोनिंग। Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. So हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसा बनाया जाए। ठीक, ओके। So the construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid. So autonomously replicating circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium. So सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करा गया, डीएनए का एक पीस वो किसके लिए एनकोड कर रहा था, क्या बना रहा था डीएनए का पीस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना रहा था, किसमें, ऑब्वियसली बैक्टीरिया में बनाएगा, सो ये बैक्टीरियाज में होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना रहा था जो कि उसको डाला गया एक नेटिव मतलब जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, सॉरी जो प्लास्मिड ऑलरेडी प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, उसको नेटिव प्लास्मिड बोला गया है, तो प्लास्मिड में उसको डाला गया। तो प्लास्मिड क्या होता है, सबसे पहले सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया है। ठीक, बैक्टीरिया, सो ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास अपना न्यूक्लियोइड वाला जो रीजन है उसमें ऑलरेडी एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और उसके अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर जो है सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है प्लास्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यहाँ पे एक क्रोमोसोमल डीएनए इसके साथ ये भी प्रेजेंट होता है, तो ये प्लास्मिड जो है वो सर्कुलर होता है। तो इस प्लास्मिड में क्या होता है, इस प्लास्मिड में मेनली प्रेजेंट होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो एंटीबायोटिक से बचाता है किसी भी बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे हमने लिया है, कौन सा लिया, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरम, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। ठीक है, फिर किसने किया था, स्टैनली कोहेन ने एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972। 1972 में किया गया था by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। ठीक, उन्होंने क्या करा, दो प्लास्मिड लिए, एक प्लास्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन था, उसको यहाँ से कट करा। ठीक, यहाँ पे कट्स लगाए, यहाँ पे कट करके उसको यहाँ पे इंसर्ट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन, किसमें, साल्मोनेला टाइफीम्यूरम में। ठीक, तो यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे दूसरे प्लास्मिड में जो है इंसर्ट करा। The cutting of DNA at specific locations become possible with the discovery of so called, अब देखो स्पेसिफिक लोकेशन पर ही डीएनए को कट किया गया, इधर उधर कहीं नहीं कट किया। तो ये किससे संभव हुआ, मॉलिक्यूलर सीजर से, जिनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोला जाता है। ठीक, सो ये भी जो देखो जो प्लास्मिड है, या कोई भी डीएनए ले लो, जीन ले लो, डीएनए का फ्रेगमेंट अगर हमें कट करना है तो कहीं ना कहीं वो स्पेसिफिक लोकेशन पर ही होना चाहिए, वरना उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लाइगेट करते टाइम वो कहीं और लाइगेट हो जाएगा। देखो जैसे कि हमारे पास उसने दो प्लास्मिड्स, ठीक, एक प्लास्मिड में से जो है वो डीएनए का टुकड़ा उठा करके उसने दूसरे इसमें डाल दिया। ठीक है, सो एक जगह पे मान के चलो वो यहाँ प्रेजेंट था, वो इस प्लास्मिड में वो इस जगह प्रेजेंट था, इसके बीच में हमारा जो है डिजायर्ड जीन या डीएनए फ्रेगमेंट है, तो दूसरे प्लास्मिड में कहीं ना कहीं हमें उसी जगह उसे इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये काम किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे कट करते हैं, सो यहाँ और यहाँ उसने स्पेसिफिक जगह पे कट किया, इसके सेम इस वाले प्लास्मिड, मान के चलिए प्लास्मिड ए है, प्लास्मिड बी है, सेम इस वाले प्लास्मिड के भी इस जगह पर जो है कट किया, यहाँ से जीन को उठाया और यहाँ पे जाके जीन को इंसर्ट करा। ठीक, तो कट करने का काम किसका है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। फिर डीएनए को जो है लाइगेट करने का काम किसका है, डीएनए लाइगेस का। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। अब द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद द प्लास्मिड डीएनए, फिर प्लास्मिड डीएनए के साथ जो है डीएनए का कट पीस लिंक किया गया। दिस प्लास्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। अब ये जो प्लास्मिड है अब ये वेक्टर बन गया। ठीक, प्लास्मिड में हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इंसर्ट कर दिया और हमने इसको वेक्टर बना दिया, मतलब कहीं ना कहीं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से
या फिर बायोटेक से हम जो है हमारा वेक्टर खुद बना रहे हैं ताकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है डीएनए उसको हम ट्रांसफ़र कर सकें किसी किसी चीज़ के भी थ्रू, जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कि वेक्टर्स जो है वो व्हीकल्स की तरह काम करेंगे डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। सो यू प्रोबेबली नो दैट मस्किटोज एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल दिया है, मस्किटो जो इंसेक्ट वेक्टर की तरह काम करता है, जो ट्रांसफर करता है मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में, ठीक। So in the same way, a plasmid can be used as vector to deliver an alien piece of DNA to host organism. इसी तरह से वेक्टर जो है वो यूज़ किया जा सकता है हमारे जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने में। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स विद प्लास्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? डीएनए लाइगेज जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को या डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती है उनको जोड़ने का काम करता है। दोनों जो इस तरह से जो डीएनए में मान के चलो कट्स लगे तो ये जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज और ये पूरा कंप्लीट कर देगा डीएनए, ठीक है। ओके, विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइन देयर एंड्स, उनके एंड्स को जॉइन करेगा। जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वो उसको जॉइन करता है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोसोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इससे क्या बन जाएगा? जो हमने वेक्टर जो बनाया था उसके अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, तो ये वाला चीज़ क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, जिसके अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट किया हुआ है। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू एस्केरेशिया कोलाई, फिर इस डीएनए को पूरे को जो वेक्टर को ट्रांसफर किया गया, किसमें किया गया? एस्केरेशिया कोलाई में, मॉडल ऑर्गेनिज्म है ये। बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, ऑब्वियसली साल्मोनेला से रिलेटेड था। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब एंजाइम्स वगैरह जो है वो होस्ट के ही सारे यूज करेगा ये डीएनए, ठीक। कहीं ना कहीं ये उसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया तो वो अभी होस्ट का ही सारा मशीनरी यूज करेगा एंड मेक मल्टीपल कॉपीज, फिर उससे वो रेप्लिकेट करके कॉपीज बनाएगा। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इन ई कोलाई वाज कॉल्ड एज क्लोनिंग। फिर ये जो है बहुत सारी कॉपीज बनाना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स की ई कोलाई में, इसको क्लोनिंग बोला गया। क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इन ई कोलाई, ये उसका पूरा नाम है, ठीक है। सो यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। 3 बेसिक स्टेप्स है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस में। सबसे पहले स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। सबसे पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना है डीएनए को, मतलब जो डीएनए हमको इंसर्ट करना है पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइसोलेट भी करना पड़ेगा, ठीक। अपना जो ऑर्गेनिज्म है जहाँ से हम डीएनए निकाल रहे हैं वहाँ से उसको आइसोलेट करना है। फिर करना है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। फिर उसको डीएनए को ट्रांसफर करना है होस्ट के अंदर, लेकिन किसके थ्रू करना है? वेक्टर के थ्रू। मतलब पहले डीएनए को वहाँ से कट करके वेक्टर में डाला जाएगा, फिर वेक्टर को ट्रांसफर किया जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म में। फिर आते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। फिर होस्ट में उस डीएनए को बनाए रखना, ठीक। तो होस्ट में जो है मेंटेन करना उस डीएनए को, और फिर उसको ट्रांसफर, वो जो डीएनए है वो ट्रांसफर होना चाहिए उसकी प्रोजेनी के लिए। अगर हम जो है नॉर्मल रेप्लिकेशन करना है, फिर इनहेरिटेंस देखना है, तो वो प्रोजेनी में हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर हमें उससे जो है प्रोटीन्स बनवाने हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स वगैरह, तो जो है हम उसका क्लोनिंग करके उसका जीन रेगुलेशन करेंगे। जीन रेगुलेशन मतलब जो जीन है, जो डीएनए इंसर्ट किया उससे प्रोटीन बनवाएंगे और वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसको। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं? Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools। देखो हमारे पास अगर कुछ टूल्स है तो ही जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छे से की जा सकती है, ठीक। कौन से टूल्स चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम्स चाहिए, लाइगेज वेक्टर्स चाहिए और होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, ऑब्वियसली। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। सो इन द ईयर 1963 द 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। सो 1963 में सबसे पहली बार जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स थे जो क्या कर रहे थे? बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे ई कोलाई के अंदर, तो उनको आइसोलेट किया गया। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए। इसमें से एक क्या करता था? मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए पर, दूसरा डीएनए को कट कर देता था। बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट ही कर देता था ताकि जो उसका डीएनए इन्फेक्ट करे ही ना बैक्टीरियाज को, ठीक है।
दे लेटर वॉज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो जो कट कर रहा था उसको बोला गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड टू। सो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो ढूंढा गया था वो था हिंड टू। उसको याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है नीट में। हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर। 5 साल बाद देखो इसका जो फंक्शनिंग है ना वो क्या है, वो स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके फिर उसको कट करता है। ठीक, तो उसको जो है उसकी डिस्कवरी के 5 साल बाद ऐसा मतलब पता चला उनको कि वो इस तरह से कट करता है। सो इट वॉज फाउंड दैट हिंड टू जो है always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। 6 base pairs का कोई भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करके फिर वो उधर उसके जस्ट उस सीक्वेंस पे कट नहीं करता है, उससे पास में कट करता है। This specific base sequence is known as the recognition sequence of HIND2। हर जितने भी restriction enzymes है सबके अपने different recognition sequence है, ठीक, और इसी सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोला जाता है और वो हर एंजाइम के लिए डिफरेंट है। सो बिसाइड्स HIND2 टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences। ठीक, सो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो टोटल में 230 स्ट्रेन से निकाले गए हैं बैक्टीरिया जिनकी अपनी खुद की अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम comes from the genus and the second 2 letters come from the species of prokaryotic cell from which they were isolated। Example EcoR1 comes from Escherichia coli RY13। ठीक, सो इनमें जो है नेमिंग का कन्वेंशन कैसे किया जाता है इन एंजाइम्स का। सबसे पहले जो है ऑर्गेनिज्म के जीनस का नाम लिखा जाता है पहले के लेटर में, फिर उसके बाद जो है बाद के जो 2 लेटर्स होते हैं उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया को, और फिर उसके बाद जो है उसका जो कोई भी नंबर हो उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे EcoR1 ई कोलाई R1। ठीक, सो EcoR1 द लेटर R जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, सो जो R जो है किससे डिराइव्ड हुआ है, स्ट्रेन के नेम से। ठीक, so Roman numbers following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria। so Roman number जो है वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि वो एंजाइम जो है किस ऑर्डर में आइसोलेट किए गए, सबसे पहले कौन सा, फिर कौन सा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज न्यूक्लियेजेस। सो किससे बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियेजेस एज नेम सजेस्ट। न्यूक्लियस क्या करता होगा, न्यूक्लिक एसिड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जैसे डीएनए आरएनए, कहीं ना कहीं वो उन्हें तोड़ता होगा, ब्रेक करता होगा, इसलिए न्यूक्लियस है। ठीक, सो दिस आर ऑफ 2 kinds, 2 तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। So exonucleases remove nucleotide from the ends of DNA, whereas endonucleases make cuts at specific positions within the DNA। ठीक, सो जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ना वो डीएनए के साइड से कट करते हैं, दोनों साइड से डीएनए को कट किया जाता है, और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो बीच में से स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करते हैं। ठीक है, सो इसका हम डायग्राम देखते हैं। हमारे पास 2 डीएनए हैं। ठीक, ओके, एक्चुअली ये डायग्राम में, हाँ ठीक है। तो देखो मान के चलो ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास 2 इस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल है। तो एंडोन्यूक्लियस इसको यहाँ पे कट करेंगे साइड में, ये एक्सोन्यूक्लियस जो है वो साइड में कट करते हैं इसको, और जो एंडो होता है, एक्सो मीन्स साइड, और जो एंडो होता है मतलब बीच में, एंडोन्यूक्लियस इसको बीच में कट करेंगे, एक्सो साइड में कट करेंगे, एंडोन्यूक्लियस जो है उसको बीच में कट करते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड्स अभी वो भी दिखेंगे। सो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। सबसे पहले क्या है, जो डीएनए सीक्वेंस है, सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया तो ये क्या करेगा, पूरे डीएनए पे रन करेगा, पूरे डीएनए सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करेगा कि भाई मेरा जो स्पेसिफिक साइट है वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ऐसे घूमता जाएगा। सो वंस इट फाइंड्स इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, it will bind to DNA and cut each of 2 strands of the double। ठीक है, सो DNA डबल है हमारे पास,
ठीक। तो जैसे ही उसको उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस मिल गई, मान के चलो यहाँ पे ATCGG जो भी कुछ सीक्वेंस है, इस तरह की कुछ सीक्वेंस उसको उसके स्पेसिफिक मिल गई, तो वह यहाँ बाइंड कर जाएगा, यहाँ पूरे इस जगह पे बाइंड करेगा और ये पूरे में जो है वो कट लगा देगा ताकि दोनों इस तरह जो है स्ट्रैंड्स वो अलग हो जाए। ठीक। Okay, double helix strands of double helix at specific points in their sugar phosphate backbone. Sugar phosphate backbone मतलब phosphodiester bonds को तोड़ेगा. Each restriction endonuclease recognize a specific palindrome nucleotide sequence in DNA. So हर एक restriction endonuclease क्या बोलते हैं, क्या रिकॉग्नाइज करता है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है. इसको भी देखेंगे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है. ठीक. सो बात करते हैं एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट सेम साइट. देखो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को एक सेम साइट पे कट करेगा. EcoR1 cuts DNA between base G and A only when the sequence GAA TTC is present in DNA. ठीक. सो EcoR1 किसको रिकॉग्नाइज करता है, GAA TTC. इसको भी याद रखना, जिसमें वो G और A के बीच में कट करता है. ये G और A के बीच में वो कट करता है. ठीक. तो ये वेक्टर डीएनए हमारे पास और फॉरेन डीएनए, जो डीएनए हमें चाहिए वो है और ये हमारा वेक्टर है. तो इन दोनों को वो जो है स्पेसिफिक सेम लोकेशन पे कट करेगा. इसके यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे कट करेगा वो. ठीक. सेम इसको भी जो है वो यहाँ से इस तरह से कट किया जाएगा. ये सॉरी, इस तरह से इसको भी कट किया जाएगा ताकि जो है वो जोड़ लिए जाए. एक मिनट. हाँ, गलत किया क्या मैंने. देखो ये इस तरह से ये इतना स्टिकी एंड बना है, दूसरा ऐसा बनना चाहिए. तो ये G यहाँ रहेगा, ये फिर मैंने इसको गलत जोड़ लिया. ये यहाँ से सॉरी, ये यहाँ से इसको जाएगा और ये पूरा यहाँ तक जाएगा. ठीक. ओके. सो ये जो है ये इतना कट हो जाएगा, इसका इतना जो है इसका कट हो जाएगा और इस वाले का कितना कट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इस वाले का कट हो जाएगा. इस तरह से जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है कट होकर के एक दूसरे से जोड़ दिए जाएंगे. फिर जो है इसको जोड़ दिया जाएगा और ये बनते हैं स्टिकी एंड्स. इनको जो है स्टिकी एंड्स बोला जाता है. इनको स्टिकी एंड्स इसलिए बोला जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे ये इतनी जगह ऐसी बची है, फिर यहाँ पे इस तरह से बचा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे एक इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ATGC में ऑब्वियसली. तो इनके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द एक दूसरे के पास आए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे ताकि वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए. इसलिए इनको स्टिकी एंड्स बोला जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी एक दूसरे के पास आकर के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. और स्टिकी एंड के जुड़ने की इफिशियंसी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू ब्लंट एंड्स. ठीक है. ओके. सो ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है. ब्लंट एंड्स किस तरह से होते हैं, मान के चलो ये पूरा डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको मैंने यहाँ से ऐसे कट कर दिया, तो अब ये इस तरह से 3 पीस में बन गया. इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, इस तरह से एंड टू एंड जोड़ना सॉरी. तो ये जो होता है ये स्टिकी एंड्स होते हैं क्योंकि इनका फिर जोड़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टिकी एंड्स. ओके. सो डू यू नो दैट पैलिंड्रोम व्हाट पैलिंड्रोम्स आर. क्या पैलिंड्रोम्स जो है क्या होते हैं. ठीक. सो ये जो है ऐसे ग्रुप्स है लेटर्स के जिनको जो है जिनमें जैसे वर्ड्स आते हैं. ठीक है. सो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें जो लेटर्स होते हैं वो चाहे तुम आगे से पीछे पढ़ो या पीछे से आगे पढ़ो वो सेम ही प्रोनाउंस होते हैं. ठीक. जैसे मलयालम, इसको तुम आगे से पीछे पढ़ो या पीछे से आगे पढ़ो, ये मलयालम ही रहेगा. ठीक. सो ये होते हैं पैलिंड्रोम. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीड दोनों से सेम होता है. सो एज अगेंस्ट ऑफ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शंस. दोनों डायरेक्शंस में वर्ड को रीड किया जाएगा. द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन. दोनों स्ट्रैंड्स है, दोनों स्ट्रैंड्स पे अपना है, जैसे AATCGG है, इस तरह से स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है. यही जब इसको अपन उल्टा पढ़ा जाएगा तो वो यहाँ प्रेजेंट होगा, जैसे GGAA सॉरी किस तरह दूसरे स्टैंड पे कैसे प्रेजेंट होगा, वो होगा GGCTAA, इस तरह से प्रेजेंट होगा. यहाँ ये देखो, यहाँ से ये ऐसा जा रहा है और यहाँ से ये ऐसा जाएगा रीड करने पे, तो इनको पैलिंड्रोम बोला जाता है. और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन्हीं पैलिंड्रोम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं.
So reading is kept the same. For example, the following sequence reads द सेम ऑन द टू स्टैंड. 5 से 3 जाए डायरेक्शन में या फिर 3 से 5 जाए, वो सेम रीड किया जाएगा. जैसे 5 से 3 जा रहे हैं तो GAATTC. अब यही जो है पीछे से आगे जाओ फिर से, तो GAATTC. 5 to 3 डैश या 3 to 5 डैश, वो एक तरह से रीड किया जाएगा. ठीक. So restriction enzymes cut the strand of DNA a very little away from the center of palindrome sites. ये जो palindrome sites होती है ना, इनसे थोड़ा सा दूरी पे वो कट करते हैं, एकदम उस palindrome sequence पे कट नहीं किया जाता. But between the same two bases on the opposite strands, लेकिन वही दो सेम बेसिस पे कट किया जाएगा. जैसे ये दो अपोजिट स्ट्रैंड है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ सी है, मान के चलो, तो इसके बीच में बराबर से इस तरह से कट किया जाता है. ठीक है. सो दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स. एंड में जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन रहता है, सो जो है देयर आर ओवरहैंग स्ट्रेचेस कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड. सो हर स्ट्रैंड पे जो है स्टिकी एंड्स, जैसे देखो मैंने अभी देखा हमने, एक पूरा डीएनए मॉलिक्यूल, इसको मान के चलो यहाँ से ऐसे कट कर दिया, तो ये इस तरह से रह जाता है, ये इस टाइप से रह जाता है. ये होते हैं स्टिकी एंड्स यहाँ पे. तो ये जो है एक दूसरे के बहुत, मतलब इनमें बहुत अट्रैक्शन होता है और ये बहुत जल्दी एक दूसरे से लाइगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. लेकिन ब्लंट एंड्स में यहाँ ये कट मार दिया, सॉरी कट कर दिया, ये दो इस तरह से अलग, ये होते हैं ब्लंट एंड्स. ठीक है. सो दिस आर नेम्ड सो दे फॉर्म, बिकॉज जो है बहुत जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं विथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स. ठीक. दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज. तो यही स्टिकी एंड्स को यूज करके डीएनए लाइगेज जो है बहुत जल्द से जल्द जो है उनको जोड़ देता है. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स. इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करके रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं डीएनए का, जो कि कंपोज्ड होता है डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस या जीनोम्स. डीएनए को लाया जाता है डिफरेंट सोर्सेस या जीनोम से और उनको जो है एक जगह कंबाइन किया जाता है. ठीक. सो when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky ends. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे तभी जाकर के सेम स्टिकी एंड्स बनेंगे दोनों पे, वेक्टर पे भी और हमारा डिजायर्ड डीएनए उस पर भी. दिस कैन बी जॉइन टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेसेस. फिर डीएनए लाइगेसेस जो है एंजाइम से वो एंड टू एंड डीएनए को आकर के फिर वो जॉइंट कर देंगे. ठीक. सो ये रहा हमारा फॉरेन डीएनए, ये हमारे पास वेक्टर है. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर एट स्पेसिफिक पॉइंट. ठीक. दोनों पे जो है स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, मान के चलो इको R1 ही है, यहाँ पे भी उसको सेम जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करा है. सो लाइगेसेस जॉइन. अब लाइगेसेस जो यहाँ से इस डीएनए को उठा के उसने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया है. अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम किस में इंसर्ट करेंगे, जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें इंसर्ट करेंगे. इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा. ठीक है. सो होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इकोलाई है. फिर इकोलाई को जो है इसको डिवाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो डीएनए वो भी जो है डिवाइड होगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोनिंग हो जाएगा. ठीक. ओके. ठीक. फिर हम आते हैं, इसकी बात करते हैं. सो यू मे हैव रियलाइज्ड दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड. देखो रिकॉम्बिनेंट तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट ना किया जाए, हमारे डिजायर्ड डीएनए को और वेक्टर को. ठीक है. इसको याद रखना, ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर आते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ओके. सो हम जो है मेरे ख्याल से हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. हम जो है इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. मैं चाहती हूँ जो है ये वीडियोस शॉर्ट रहे, ताकि जो है आपको ये चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझना पड़ेगा. तो इसको जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है. सो आपको मेरा पढ़ाना पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे जो है मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.